हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स। इसमें हम जितने भी करंट अफेयर्स में जो हाल फिलहाल में रिसेंटली में है उसको एक अलग फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि हम स्टार्टिंग में ही आपको 10 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप भी कुछ सॉल्व करें, फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे, उसमें जो डिटेल है सारा कुछ बताएंगे आपको। तो इससे क्या होगा, जितने भी करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में रहे हुए हैं उसको अगर हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दिए हैं तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 10 के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और हमें पता भी चल गया कि न्यूज़ में क्या क्या है। फिर उसके बाद हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली में न्यूज़ में है। उस टॉपिक को डिस्कस करते ही हमें उसके जो जो बेसिस में जो बेसिकली रिसेंटली में कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा चीज हो जो न्यूज में रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज हम वेस्टर्न एग्रीमेंट को पढ़ने वाले हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए कोई क्लाइमेट से रिलेटेड होगा या फिर किसी भी तरह के किसी भी एंगल से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी डायनेमिक्स से आए वो करंट अफेयर्स में, न्यूज में, तो उसको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक ऑफ द डे उसका नाम होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद जो मैप होगा, कोई भी ऐसा लोकेशन या प्लेसेस जो न्यूज में होगा उसको हम मैप में के बेसिस पे देखेंगे और उसके दो कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया में जो वो मैप, वो जो लोकेशन है न्यूज में है, कैसे न्यूज में है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या ज्योग्राफिकल वहाँ पे कैसा उसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, पूरे मैप के बेसिस पे देखें। थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल डायनेमिक्स में देख लेंगे, उसके पॉलिटिक्स के सब देख लेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको भी देखेंगे। फिर वही वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्यों न्यूज़ में है, कैसे न्यूज़ में है और क्या क्या उसके जो लोकेशंस है या फिर किस चीज़ से वो, किस वजह से वो न्यूज़ में, वो भी देख लेंगे हम। फिर उसके बाद हम 10 क्वेश्चंस आपको भी देंगे ताकि आप जब अपना खुद का रिवाइज कर रहे होंगे तो उस 10 क्वेश्चन को, जो कि करंट अफेयर बेस्ड से ही होगा, तो आप उसको प्रॉपर एक बार सॉल्व कीजिए। अगले वीडियो में हम जब स्टार्ट करेंगे तो उन्हीं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके रिस्पॉन्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या था या नहीं था। तो आप अगले जो ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट में पहले ही 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने कहा था कि एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तो डेली करंट अफेयर्स के क्विज को हम देखते हैं क्वेश्चन के एमसीक्यूज के फॉर्मेट में और क्या क्या होगा उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि जो इंडियन आर्मी है उसने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। यानी कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली में एक इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब जो खुद के ही देश में बना हुआ हो, किसी बाहरी का मतलब हमारे देश की कंपनी नहीं, हमारे देश के इंजीनियर नहीं उसको प्रोड्यूस किया हो, बनाया हो, उसको मैन्युफैक्चर किया हो। तो एक ऐसा इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदा हो। और क्वेश्चन ये है कि यह किसने बनाया है, एसडीआर यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस जो है, जो कि इंडिजीनियस डिजाइंड है, इंडिजिनियसली डिजाइंड है, उसको इंडियन आर्मी ने खरीदा है। तो वह एसडीआर किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? आपके पास 5 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में देखेंगे। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। फिर भी अब हम अपने तरीके से इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली में एक इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेडियो खरीदा है, तो उस रेडियो को किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन है, क्योंकि इंडिजीनियसली डेवलप की बात, डिजाइन की बात की गई है, तो डीआरडीओ ने किया है। बीएल का भी योगदान है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने डेवलप किया है, तो डीआरडीओ का ही ध्यान रखना है। अब एक बार जान लेते हैं कि है क्या ये एसडीआर, या फिर आपको समझ में आएगा कि इंडिजिनियसली क्या चीज है, जो खुद के देश में बनी हो, ऑन है, मतलब खुद के इंजीनियर ने, खुद के जो कंपनी है, जो जितने भी सब ने बनाया हो, तो ये इंडिजीनियस हो गया। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस क्या है। पहले सबसे पहले एक नॉर्मल रेडियो के बारे में सोचिए जो इंडियन आर्मी यूज करती है।
तो इंडियन आर्मी जो रेडियो यूज कर रही है, तो कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे है, कुछ इस तरह का रेडियो यूज कर रही है, एक मान लीजिए। तो इस रेडियो में क्या होता है, ये नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली फंक्शनिंग में क्या होता है, इसमें तीन, मान लीजिए तीन शामिल है लोग, कौन कौन से, एक है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर जो जो पहुंचा रहा है बात को रिसीवर को, एक होता है एंटीना, जो ये एंटीना है। यानी नॉर्मल वे में देखें तो ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना, यही तीन फंक्शन करते हैं। किसी ने कॉल लगाया, किसी ने रिसीव किया, और एंटीना ने उसको एक मीडियम की तरह उसको बात को पहुंचाया। तो दरअसल क्या है, जो पहले इतना सारा कुछ होता ना, टोटली हार्डवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड मतलब सब कुछ हार्डवेयर में है, और बहुत सारे तार, जितने वायर्स लगे हुए हैं, और इसकी वजह से क्या है, बहुत बार सामान को उठा के ले जाने में जो ट्रांसपोर्टर इसको लेके जाते हैं, जो सोल्जर होते हैं, उसको बहुत दिक्कत होती है। बहुत रिमोट लोकेशन पे भी उनको रहना होता है। तो मान लीजिए कहीं जंग हो रही है, जंग बैटल चल रहा है वहां पे, तो उसको थोड़ा दूर रहना होता है, ताकि हर बात का इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में, चाहे उनका जो सीईओ या कमांडेंट होगा, जो बैरक होगा, वहाँ पहुंचाया जा सके। तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये फ़ोन करेंगे, हमें ये एड चाहिए, हमें ये चाहिए, ये एम्यूनिशन चाहिए, तो ऐसा करते रहते हैं। तो नॉर्मली में ये ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस है। जैसे पहली बात, इजी टू कैरी नहीं है, हमेशा एक दो तीन व्यक्ति को हमेशा कंधे पर रख के जाना पड़ेगा। और एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर बेस्ड पे है, तो सारे प्लग्स, वायर जितने भी हैं सारे उसको हौच पौच कर देते होंगे। बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही ये हो जाता है कि इसको समझने में बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, जिसके लिए बहुत ट्रेंड व्यक्ति की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये खराब होता होगा तो पूरा ही सिस्टम ही चेंज करना पड़ जाता होगा। हार्डवेयर को चेंज करो, इसको चेंज करो, या फिर किस तरह से बॉडी डैमेज होती है, चेंज करो, ये चेंज करो। तो अब इसमें नया क्या आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएंगे जिससे ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अब जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा तो टोटली, जिससे नॉर्मली में मोबाइल फंक्शनिंग में हम कॉल किए, सामने वाले को कॉल जाता है, कोई इसमें तार वार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइम पे भी इसको भी इसी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड कर देगा, हार्डवेयर से टोटली अब इसको सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दिया जाएगा। यानी जितने भी प्लग्स वलग्स, जितने भी इसमें दिए गए हैं, जितने भी हार्डवेयर प्लग्स या फिर वायर्स या फिर ट्रांसमीटर, रिसीवर, जितने भी सारे कुछ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा। तो अब किसी भी तरह का कोई खामियां होगी, खराबी होगी, तो ऐसा नहीं है कि फिर से सारे प्लग्स को चेंज करना, वायर को चेंज करना। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, तो अपने आप उसको खुद से अपडेट करेंगे। जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, जब भी कोई खराबी होती है, जो इंटरनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर कुछ खराबी होती है तो आप सीधा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हो, कंपनी में जाते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, तो सारी चीज़ें जो उसके जो अंदर के एल्गोरिथम्स वगैरह हैं ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। तो सब कुछ अचानक से, मतलब सब कुछ एकदम स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, यह बहुत ही सिक्योर हो जाएगा। ये इजी टू टैप टैप नहीं होगा। मान लीजिए नॉर्मल वाले में हो तो हो सकता है कि टैप करके कोई और व्यक्ति सुन सकता है इसको, लेकिन अभी सिक्योर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा। और सब कुछ जो है, जैसे ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, जितने भी प्लग्स रिलेटेड है, कोई नॉइज रिडक्शन हो गया, सारे चीजें क्या होंगे, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड पे हो जाएगा, एक इंटरलिंक्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इजी टू यूज हो जाएगा। और सबसे बात, इजी टू कैरी भी हो जाएगा। कहीं भी जाए कोई व्यक्ति दूर थोड़ा खड़ा हो जाएगा, जब मतलब बैटल फील्ड में मान लीजिए थोड़ा सा अलग खड़ा हो गया, उसने कॉल किया, फिर अपने काम में अपने जो जिस चीज में लगा वो उसके। और ऐसा नहीं है कि वो सोल्जर असाइंड भी हो सकता है, इतना इजी टू फंक्शन। जैसे आपका मोबाइल है, ऐसा नहीं है कि आप अपने छोटे बच्चे को हमेशा सिखाते कि ये करो, ये करो, एक बार सिखाया, अगली बार वो बच्चा खुद सब कुछ करने लग जाता है। इवन एक दो साल बच्चे को भी आजकल आप देखोगे, तो कोई भी वीडियो देखता है, जैसे कार्टून वगैरह देखता है, तो उसको बताना नहीं पड़ता है कि यूट्यूब ऐसे खोलो, ये टाइप करो। एक तो पहली बात, उसके सजेशन में ही आने लगा, तो फिर वो फट से उसको दबाया, याद कर दिया। तो ऐसे में ही अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा, तो कोई भी सोल्जर, उसको अगर बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऑब्वियसली इसको इजी टू यूज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जो ये एसडीआर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टमेंट है इंडियन आर्मी का, ताकि यह अच्छे तरीके से इसको यूज कर सके। तो ये एसडीआर को डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने, विद द हेल्प ऑफ बीईएल। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि जो एचएएल है, रिसेंटली उसने साइन किया है एमओयू विद विच कंट्री। ये क्वेश्चन है ये कि एचएएल ने अभी किस कंट्री के साथ यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, ये यूएसी है, ज्वाइंटली किया है SJ-100 सिविल एविएशन में। जो SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट है, उसके साथ ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप एक बार 5 मिनट में, 5 सेकंड में इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आई होप इसको सॉल्व किया होगा आपने। तो क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री के साथ HAL ने MOU साइन किया है ताकि वह एक ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर सकते SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट को। तो इसका आंसर है रसिया। अब SJ-100 सिविल क्या है, एक या 2 इंजन एयरक्राफ्ट है और ये टोटली पैसेंजर बेस्ड है। तो इसमें क्या होगा, HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करेगी, सिविल जो एविएशन है हमारे, खासकर जो हमारा उड़ान स्कीम है जिसमें हम कहते हैं कि टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो पैसेंजर है उसको मिनिमम फेयर पे एयरक्राफ्ट सिविल एविएशन के थ्रू उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो जब भी MOU साइन करेंगे रसिया के साथ तो वो प्रोड्यूस करेंगे SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट, ताकि इस स्कीम को या फिर जो HAL जो पैसेंजर बेस्ड सिविल एविएशन तैयार करना चाहती है तो वह उसका अच्छे से भरपूर फायदा उठा सके। और यह जो सिविल एविएशन के जो फील्ड में एक नया इंपॉर्टेंस ला सके ये सब चीजों को लेकर। तो क्या है, SJ-100 एक 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर बेस्ड है, यह पैसेंजर बेस्ड एयरक्राफ्ट है और ये रशिया के साथ हम MOU साइन कर रहे हैं, HAL साइन कर रही है ताकि जो उड़ान स्कीम है या जो कि टायर 2-3 सिटीज में अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट प्राइसेस मतलब पैसेंजर को दिया जा सके, उसको लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक MOU साइन किया है HAL ने रशिया के साथ। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि हु वन द 2025 उर्सुला के ले ग्यून प्राइज फॉर फिक्शन टू फिक्शन, यानी उर्सुला के लिग्यून एक प्राइज है, उसको 2025 में किसने जीता है। जल्दी से इसका आंसर 5 सेकंड में आंसर दीजिए। चलिए टाइम्स अप, आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो इसका आंसर है वज्र चंद्रशेखरा। 2025 का उर्सुला के ले गिवन प्राइज जो है फिक्शन का, वो वज्र चंद्रशेखरा को दिया गया है। और ये आपको लग रहा हो कि वज्र चंद्रशेखर किसी साउथ स्टेट्स के नाम है इंडिया के, तो आप गलत सोच रहे हैं, ये श्रीलंका के हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वज्र चंद्रशेखर किस कंट्री से है तो आपको नाम ऐसा ना लग जाए कि इंडिया से है, तमिलनाडु के हैं या फिर केरला वगैरह के हैं, तो ये श्रीलंका से है। और जो उर्सुला के ग्यून के बारे में एक बार जान ले तो वो एक फिक्शनल राइटर थी जिन्होंने अपने फिक्शनल के फील्ड में, जो फिक्शनल का मतलब होता है कि आप सोच के कल्पना करके किसी भी करेक्टर को तैयार करें और उसके बेसिस पे एक कहानी बनाएं जो कि प्योरली काल्पनिक हो। तो उनकी महारत हासिल थी उर्सुला के ले ग्यून को इस वजह में, तो उन्हीं की याद में यह अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का अवार्ड वज्र चंद्रशेखर जो कि श्रीलंका से है उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द 22nd एशियन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द 22nd एशियन इंडियन समिट हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर 2025 विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। यानी जो 22nd एशियन इंडियन समिट हुआ है जो कि 26 अक्टूबर 2025 को हुआ है, तो किस साल को एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया गया है। एक बार इसका आंसर 5 सेकंड में लीजिए आप। चलिए मुझे लग रहा है आपने इसको आंसर दिया ही होगा। तो इसका आंसर है 2026। बहुत लोग के दिमाग में आया होगा कि इंडियन समिट 26 अक्टूबर 2025 को हुआ है, यानी 2025 में है तो इसका आंसर 2025 ही होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि इस ईयर को सेलिब्रेट किया गया है एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो कि आने वाला होगा 2026 का। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एपैक AIG मीटिंग 2025 हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री।
किस कंट्री में यह होस्ट किया गया है? द एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी एपैक, एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को किस कंट्री में होस्ट किया गया है? उसका आंसर क्या होगा? आप 5 सेकंड में दीजिए इसका आंसर। चलिए ठीक है, आपने कर ही लिया होगा इसका आंसर। देखते हैं एक बार क्या है। जो ये एपक एआईजी है वो मीटिंग 2025 की कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है इंडिया में। और एपक एआईजी को एक बार देखिए तो उसके नाम में देखिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वो के बेसिस पे है। तो ये जो है ना एक एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल एक होस्टिंग होती है जो कि इस बार इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में ही हुई थी। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज के इंडिया में, जो खासकर एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज के आते हैं और वहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे डिस्कशन होता है। कुछ कुछ एयर शोज भी डिस्प्लेशन होते हैं। तो वो एक्चुअली में वो तो एक बताने के पर्पस होता है कि ये चीज़ें हो रही है, लेकिन एक्चुअली में बैठ के वो डिस्कशन करते हैं कि कैसे जो किसी भी तरह का जो एयर में जो एयर स्पेस में जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो ये एपैक एआईजी कम जो वो जो ग्रुप्स हैं उन सब चीज़ों का डिस्कस करती है, मीटिंग करती है। जो इस बार 2025 में हुआ था वो इंडिया में हुआ था, जो कि 28-29 अक्टूबर 2025 में हुआ था। और इसके जो ऑफिशियल्स थे इसमें इंक्लूड्स वो एआईएबी था, जो एक्सीडेंट अथॉरिटी होती है इंडिया की, जो सिविल एविएशन से रिलेटेड करते हैं उन सब चीज़ों को। एआईएबी एक ऑफिशियल उसको चेयरमैनशिप दिया गया था। और इंडिया में 28 और 29 अक्टूबर को ये हुआ था। अब यानी कि अभी एक दिन दो दिन पहले ही इसका सारा कुछ हुआ था। तो ये न्यूज में हुआ एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ग्लोबल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। यानी किस ग्लोबल फुटबॉल कंपनी ने, जो एक बॉडी है, उसने एशियान आसियान कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है या फिर उसका मतलब गवर्न किया है? तो एक बार इसका आंसर आप दीजिए 5 सेकंड में। चलिए इसका आंसर है, मैं जान रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसका आंसर, बहुत सारे लोग नहीं मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा कंफ्यूज होके इसका आंसर ये जरूर दे सकते हैं आसियान फुटबॉल, क्योंकि उनको लगेगा कि ये आसियान फुटबॉल टूर्नामेंट में जिसका आंसर देंगे। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब फीफा। फीफा नाम सुना ही होगा आपने। फीफा वर्ल्ड कप जो अब होता है हर साल 4 साल में होता है। तो उसी फीफा एसोसिएशन ने, उन्होंने अनाउंस किया कि एक आसियान कप फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि जो आसियान कंट्रीज हैं उनके एरियाज में या फिर उनको ध्यान में रखते हुए एक फुटबॉल का जो उनमें स्पिरिट है, उनमें जो इंथुजियाज्म देखा जाता है, उनको और आगे बढ़ाया जा सके। तो जब भी फीफा इसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो ऑब्वियसली इसकी पॉपुलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे जो जो एशियन कंट्रीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशियन कंट्रीज़ कौन कौन है, और ये भी बताइएगा कि इंडिया आसियान कंट्रीज़ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए, कहा था कि आसियान कंट्रीज़ को जब भी ये दिया जाएगा कि आप एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज कीजिए, फुटबॉल का फीफा के अंदर में किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं? उसका टूरिज्म बढ़ेगा, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट दिखेगा, उनके जो कल्चरल जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो वर्ल्ड फोरम पे जाएगा, सभी लोग उसको देखेंगे, उसका पॉपुलराइजेशन होगा, और फुटबॉल का तो नाम होगा ही होगा। ऐसे भी फुटबॉल का नाम इतना क्रेज है ही, एक और रीजनल लेवल में चला जाएगा तो और भी बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है कि इंडियन नेवी जो शिप है आईएनएस सतलज, इंडियन नेवी शिप जो आईएनएस सतलज है,
वह रिसेंटली कंप्लीट किया है एक मेजर हाइड्रोलॉजिक सर्वे को, तो वह किस कंट्री के साथ कोऑपरेट करके किया था? फिर से सुनिए क्वेश्चन को, कि इंडियन नेवी शिप आईएनएस सतलज जो है, अभी रिसेंटली में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था, तो वो किस कंट्री के साथ किया था? एक बार आप 5 सेकंड में उसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका आंसर है मॉरिशियस। यानी रिसेंटली में आईएनएस सतलज जो इंडियन नेवी की शिप है, उसने मॉरिशस के साथ एक मैरीटाइम हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है कि भी ओशियंस जितने भी वहाँ पे जहाँ पे ये सर्वे हो रहा है, ओशियंस के कुछ कुछ ये सब चीज़ों को देखने होते हैं कि हाँ वहाँ पे कितना शिप का मेरी नेविगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़, वहाँ पे कैसा सरफेस बना हुआ है, मतलब जो पानी का वाटर सरफेस कैसा है, क्या शिप वहाँ से नेविगेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने डेंसिटी कैसी है वहाँ पे, कैसा मतलब मेरीटाइम जो मरीन जो डाइवर्सिटी हो कैसा है, मतलब वहाँ पे कौन सी जो बायोलॉजिकल जो मतलब वहाँ पे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है मतलब कैसा है नहीं है, सारा कुछ देखते हैं हाइड्रोग्राफिक्स में। ये भी देखते हैं कितना शैलो है कितना डीप है, इन सब सारी चीज़ों को जिक्र वहाँ पे एक सर्वे में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 44th केजी कैटेगरी एट द थर्ड एशियन यूथ गेम्स हेल्ड इन बहरीन? यानी किसने गोल्ड मेडल जीता है 44th केजी कैटेगरी में थर्ड एशियन यूथ गेम्स में, जो कि बहरीन में हुआ था? तो आपका नाम आप जल्दी जल्दी 5 सेकंड में बताइए। तो इसका आंसर है प्रतिष्मिता भोई, जो कि अभी जो 44 केजी वेट की कैटेगरी जो होती है उसके थर्ड एशियन यूथ गेम्स में हुआ है बहरीन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एक 44th के जो है कि एशियन यूथ गेम्स थर्ड एशियन यूथ गेम्स कहाँ हुआ है, तो यह बहरीन में हुआ होगा। और 44 केजी कैटेगरी में किसको मिला है? तो प्रतिष्मिता भोई को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रेल टेक्नोलॉजी में, जो कि CR450 मॉडल पे बेस्ड है, 453 किलोमीटर पर आवर, जो कि टेस्टिंग में देखा गया। यानी कोई सा बुलेट ट्रेन CR455 के जो ट्रेन है उसके 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड को देखा गया, 453 किलोमीटर पर स्पीड देखा गया, वो किस कंट्री में है? आपका आंसर एक बार सोचिए। ऑब्वियसली ये तो आंसर आपने दे ही दिया होगा, इसका आंसर होगा चाइना। चाइना ने रिसेंटली CR450 बुलेट ट्रेन का टेस्टिंग किया, जिसको हालांकि 350 किलोमीटर पर आवर तो एक उनका बेसिस पे रहता ही रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने 350 टेस्टिंग में चेक किया। और इसमें कुछ कुछ चेंज भी लाए, क्योंकि एरोडायनेमिक्स जो कहते हैं कि इतना तेजी से जाएगा तो उसमें क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो किया। तो उन्होंने जो पहले उनका जो बुलेट ट्रेन का शेप आप जब देखते हैं ना इस तरीके का होता है, ये भी समझ लीजिए। ये ये इस तरह से रहता है कि एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल की वजह से वो प्रेशर क्रिएट ना हो, ऐसे अपलिफ्ट ना हो जाए, इसकी वजह से होता है। तो जब भी इसका टेस्ट जब इसका स्पीड बढ़ाया गया तो अब ये इसके नोज को है ना और भी ज्यादा आगे कर दिया गया। जो पहले 12.5 मीटर होता था वो अब 15 मीटर का होता है। तो वह और भी ज्यादा ये जो स्पीड है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना है, उसकी वजह से और भी ज्यादा इसको तेज हो गया। तो चाइना ने इसको टेस्टिंग किया था। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा जो है किस कंट्री ने नाम रखा है? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने। कभी आपने सोचा है कि इसे नाम के रखा था कैसे है, कौन करता है, सब चीजें करता है, सोचा आपने कभी? तो जो ये मोंथा नाम है वो दिया है थाईलैंड ने। और इसका मोंथा का मतलब थाईलैंड थाई लैंग्वेज में ना एक प्रेग्नेंट फ्लावर का होता है। प्रेग्नेंट फ्लावर यानी एक ऐसा फूल जो बहुत ज्यादा खुशबूदार है, तो उसका नाम है मोंथा। अब हम कह रहे थे ना कि हम एक कैसे इनाम रखा जाता है कि ये सब, कि ये किसने रखा नहीं क्या है।
तो एक एसोसिएशन है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोकोलॉजिकल सेंटर, आरएसएमसी। आरएसएमसी एक सेंटर है दिल्ली में, जहां ये नाम इसको मॉनिटर करती है कि देखिए होता क्या है ना, जो नॉर्थ पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना नाम देते हैं। नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक नहीं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं, लगभग उसमें 13 कंट्रीज का नाम है। वो सारे 13 कंट्री एक अपना नाम प्रपोज करती है, लगभग 13 का, तो टोटल 169 नाम होते हैं। जब भी कभी ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला, प्रिडिक्टेबल हो सकता है कि पता किया जा सकता है कि तूफान आ रहा है, तो 13 कंट्री जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और भी सारी कंट्रीज हैं। तो ये सारी कंट्रीज अपना अपना 13 नाम रखती है, तो टोटल 169 नाम होता है। फिर उसके बेसिस पे आरआईएमसीसी जो न्यू दिल्ली में है वह अपना एक नाम चुनती है, और ये रेगुलेटेड होता है कि हाँ इस बार इस कंट्री का नाम चुना है, फिर उस अगली कंट्री का नाम चुना जाएगा। तो इस बार थाईलैंड का नंबर था, तो थाईलैंड के नाम 13 नाम जो उसने प्रपोज किया उसमें से नाम चूज किया गया मौन था। तो इस बार तो ऐसे रखा जाता है नाम, नई दिल्ली में है, और वो फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के साथ में कोलेबरेट करके और भी ज्यादा फंक्शनिंग होते हैं। फिर उसको हम देखते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में, कि आज हम जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ द डे है जो कि रिसेंटली में हुआ होगा, करंट अफेयर से बेस्ड है, तो उसको देखेंगे। क्योंकि हमने 10 क्वेश्चंस के बेसिस पे करंट अफेयर्स को डील कर ही लिया, एक टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक है वह है वसनार एग्रीमेंट। जो वसनार एग्रीमेंट है क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली में क्या हुआ, आपने इजराइल पैलेस्टाइन का तो आपने वो कॉन्फ्लिक्ट सुना ही होगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इजरायली मिलिट्री जो पैलेस्टाइन में जो ऑपरेशंस कर रही थी, तो उसमें यह देखा गया ना कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने एक प्रोग्राम बनाया, प्लेटफॉर्म था उसका अज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसने उस इजरायली मिलिट्री को सर्विस दी थी, अपना अपना प्लेटफॉर्म दिया था यूज करने के लिए। तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और ये पाया गया कि यह एक लूप होल्स है वाइसनर अरेंजमेंट में, जो कि फ्रेम जो कंट्रोल करता है उस फ्रेमवर्क को। कुछ आगे देखते हैं कैसा इसका फ्रेमवर्क है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इजरायली मिलिट्री ने जो ऑपरेशंस किए थे पैलेस्टाइन में, जितने बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स किए थे, उसमें पाया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको मदद की थी। उन्होंने एक अज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म उनको दिया था, यूटिलाइज किया गया था उनके द्वारा। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, तो उसके खिलाफ वाइड स्टेट प्रोटेस्ट हुआ, मतलब अलग अलग। वाइसनार एग्रीमेंट है क्या, जो वासनार एग्रीमेंट है ना, कुछ इस तरह का है कि जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ था 1990s के टाइम पर, तो उस टाइम पे कोकोम एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो इन सब चीजों को डिस्कस करती थी कि कैसे वेपन्स का यूज करना है। जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स मतलब एक कन्वेंशनल वेपन तो एक तो वो कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, ये तो है ही। कुछ ऐसे कन्वेंशनल वेपन होते हैं जो किसी तरह के रेडिएशन, मतलब वाइड स्प्रेड, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा लोगों के हत्या, तो हत्या कम लोगों की, ज्यादा लोगों की हो, लेकिन ज्यादा लोगों को इफेक्टेड ना करता हो, ऐसा कन्वेंशनल वेपन। जैसे मोटर टैंक, टैंक है, जो टैंक किया जाता है, एयर स्ट्राइक्स होते हैं उसमें। क्योंकि स्पेशली किसी टारगेट जगह पे हो तो ऑब्वियसली थोड़े से जगह पे टारगेटिंग है, लेकिन वो भी गलत ही है, टारगेट नहीं करना चाहिए इस तरह से। लेकिन जब भी होता है तो उस कन्वेंशनल वेपन्स के ड्यूअल यूजेस के ऊपर उस कंट्रोल लगाना होता है। ड्यूअल यूज मतलब कि आप सिविल यूज तो कर ही रहे हैं, साथ में आप डिफेंस के यूज कर रहे हैं, अपने मिलिट्री ऑपरेशन भी यूज कर रहे हैं, उसको लिखना होता है। फिर बाद में जो ये कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं उनके भी दो यूज इस तरह के हैं कि आप उसको कैसे यूज करें एज अ गुड्स। गुड्स मतलब कि आज सामान नॉर्मली आप लेके गए, यहाँ से गए वहाँ गए, मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर उसके बाद उसी का यूज आप टेक्नोलॉजी के तौर पे करने लग जाते हैं। तो उस पे एक अग्रीमेंट बैठा था, जो अब आज के टाइम पे वासनार एग्रीमेंट 1996 में देखा गया। तो पहले कोकून था जो इस चीज को डिस्कस करता था, आज के टाइम में वासनार एग्रीमेंट है जो इस चीज को देती है, जो कन्वेंशनल वेपन और इसके यूज, जो डबल यूज टेक्नोलॉजी है उसको डील करता है। देखिए, और ये कब आया था, 1996 में। कहा, वासनार नीदरलैंड में। जो प्रीवियसली लॉर्ड कोकूम कर रहा था उसको अब सुपरसीड किया है,
और जब भी कोई इसमें डिसीजन लिया जाएगा एग्रीमेंट पे, खासकर जो ये वेपन यूज करने के बेसिस पे, वॉर टैंक्स यूज करना है, ये करना है, वो कंसेंसस के बेसिस पे होगा, यानी आपस में सब लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखिए वर्सनर एग्रीमेंट में किसी को कंपलसरी नहीं है कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है, या फिर जुड़ गए हैं तो ऐसा नहीं कि उनके सारे एग्रीमेंट्स को मानो, ये वॉलंटरी बेस्ड है। लेकिन फिर भी एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री इन सब चीजों को फॉलो करता ही करता है। और ये इसलिए किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखे वर्सन एग्रीमेंट को, यह ग्लोबल और रीजनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए गया था, कि कैसे किसी जगह पे उसको पीस को मेंटेन किया जा सके और सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो भी वेपन यूज हुए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं अभी, तो यह ध्यान रखना है कि किस पर्पस पे कैसे किया जा रहा है। जब भी हम कंसेंसस मांग रहे हैं और भी सारे मेंबर्स का, ऑब्वियसली हम उसका ट्रांसपेरेंसी तो देख रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो किसी ऐसे व्यक्ति हैंड ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है किसी ऐसे एसोसिएशन के पास, ऐसा जो कोई सरकार के हाथ में ना, जिसके यहाँ पर मिसयूज कर सके और इंटरनेशनल सेफ्टी पे धब्बा सा लगा दे कि हाँ ये सब चीजें गलत हो रही थी। और इसके स्ट्रक्चर और गवर्नेंस को देख ले वासेनार एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट वासेनार एसोसिएशन है उसको देखे तो इसमें एक एक स्ट्रक्चर गवर्नेंस में एक होता है प्लेनरी में होता है, जैसे कोई चेयरमैन जैसा होगा। इसमें चीफ डिसीजन मेकिंग होता है प्लेनरी, और इसकी चेयरमैनशिप ना रोटेट्स होती है एनुअली। तो 2023 में अभी जो चेयरमैन है वासेनार प्लेनरी का, वो इंडिया है, और इसकी सेक्रेटेरिएट ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है वियना में। और इसकी मेंबरशिप क्या है, अभी देखें तो टोटल 42 कंट्री है, और इंडिया ने इसको 2017 में बना था। और इंडिया के ऐसे इससे जुड़ते ही इंडिया को बहुत ज़्यादा, जो खासकर जो MECR होता है, जो जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के लेकर जो कंसेंसस वगैरह थी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के भी थे, उसके बेसिस में बहुत ज़्यादा फायदा होता। तो ये भी एक फायदा होना चाहिए। इसके वर्किंग प्रोसीजर को देखें तो एक म्यूनिटिशंस लिस्ट होते हैं, जिसमें बैटल टैंक्स, वार प्लान्स और अस्त्रनार्थ, इस मिलिट्री हार्डवेयर जितने भी होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। और एक आइटम्स को एनलिस्ट कर दिया जाता है कि ये आइटम सारे हमारे जो कहते हैं कि कन्वेंशनल वेपन्स उसमें शामिल कर दिया जाता है। और ड्यूल यूज लिस्ट को भी बताया जाता है कि कौन कौन सी लिस्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी और सिविलियन डिफेंस रिलेटेड कैसे वर्क को दिया जाता है। आखिर पता भी तो चले कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो इन सब चीज़ों ड्यूल यूज में आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें लिस्ट करके देते हैं। और इंडिया और वेस्टर्न एग्रीमेंट की बात करें तो हमने बता ही दिया कि इसने 2017 में इसको लिया हुआ है। और इंडिया के ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी स्पेस डिफेंस और सेक्टर्स, साइबर सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। एंटी टेरर डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वेस्टर्न एग्रीमेंट को। और नो मनी फॉर टेररिज्म, जो इंडिया इस पॉलिसी पे चलती है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है, रेडिकेट करना है, तो इसके वेस्टर्न एग्रीमेंट में इन अपना अपने बात को रखते हैं। और इंडिया क्रेडिबिलिटी को तो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि हम वासेनार एग्रीमेंट में है, तो एक सुपर पावर की तरह, सुपर पावर करने का मतलब एक अच्छा सुप्रीम पावर बन के आते हैं कि हाँ हम भी एक ऐसे कंट्री, एक सॉवरेन नेशन है जो हमारे पास पावर है कि हम इस एग्रीमेंट में शामिल हो सके। और इंडिया क्रेडिबिलिटी इन सीकिंग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में भी आ जाता है मेंबरशिप। और चाइना ने इस एंट्री को अपोज किया था, जो इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में गया था। तो फाइनली ऐसा कहा जाए कि इंडिया ने इस जो एग्रीमेंट है उसका अच्छा फायदा उठाया, इससे हमें न्यूक्लियर ग्रुप में भी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी मेंबरशिप मिल गई। तो ये था टॉपिक ऑफ द डे। अब एक बार मैप में देख लेते हैं, मैप में आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा है। तो एक है आज टोन्स रिवर। टोन्स रिवर यह लार्जर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, और यह उत्तराखंड से गढ़वाल रीजन से ओरिजिन होती है, और यह यमुना में जाके मिलती है कहाँ पे, कालसी, जो देहरादून के ठीक बगल में ही है, वहीं पे जाके मिल जाती है। और ये बंदरपूछ पीक से ओरिजिन होता है टोन्स रिवर का। टोन्स रिवर, जो आप यमुना का मैप देखेंगे ना, मैप दिखाई देता हूँ आपको, जो आप ये मैप देख रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे जाके, जहां से ये स्टार्ट होता है यमुना रिवर, जो देहरादून के आसपास वाला इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, वहीं पे जाके मिलता है यमुना से। तो वहीं पे है ये टोन्स रिवर, और ये कलसी में जाके यमुना रिवर से मिल जाता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो टोन्स रिवर जो है, जब ये यमुना रिवर से जब मिलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम भी यमुना रिवर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। 60% वाटर तो टोन्स रिवर ही उसको वहाँ पर जाकर दे देती है, तो ऐसे इसका इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर देखा, जो टोन्स वैली है जोन्सनार बावा रीजन में है, और एक
सीनिक व्यू देता है, वहाँ पे कल्चर रिच एरिया है टॉन्स एंड यमुना रिवर के बीच में, और एक चक्राता कैंटोनमेंट है देहरादून के पास में ही, जो स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है टॉन्स और यमुना के बीच में। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो चक्राता कैंटोनमेंट है, गेटवे टू एडवेंचर टूरिज्म इन द रीजन। और पब्बा रिवर जो है ज्वाइन करती है टॉन्स को वेस्ट से, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है, और ईस्टवर्ड वो गंगा बेसिन में जाके मिलती है। तो द वेस्ट ऑफ इस स्टोरी इज सतलज रिवर, इसके वेस्ट में सतलज रिवर है। और भी इंपॉर्टेंट चीज एक बार देख लें इसका, तो जो आसान बैरेज है जो पोंटाना साहब में है, वो टॉन्स रिवर के एक माइनर ट्रिब्यूटरी के पास में ही है, और स्ट्रीम्स मसूरी हिल्स में जाता है और लोअर सिवालिक रेंज में जाता है। आसान बैरेज है नियर पंटोन साहिब में, यमुना कॉन्फ्लुएंस को देखा जाता है। कुछ जोलॉजिकल स्टडीज भी होती है यहाँ पे, जो सरस्वती रिवर सिस्टम है वहाँ पे भी देखा जाता है। और टेक्टोनिक एक्टिविटी भी सिरमार और रीजन में देखा जाता है मध्य प्रदेश में, जो टॉन्स को ईस्टवर्ड कर दिया और यमुना का एक ट्रिब्यूटरी बना दिया टॉन्स रिवर को। और यही थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो सरस्वती रिवर है वो कभी नहीं ओरिजिनली में वहीं पर रही होगी, तो और हरियाणा और पंजाब के से गया और सतलज के साथ मर्ज हो गई। हालांकि ये सब चीजें अभी भी उतना कंफर्म नहीं है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और जो ब्रिटिश आर्टिस्ट विलियम पुरसर है, एक रोप ब्रिज बनाते हैं टॉन्स रिवर के पास, जिसका ललिता एलिजाबेथ के पोयम क्रॉसिंग द रिवर टॉन्स ऑफ झूला, क्रॉसिंग द रिवर टॉन्स बाय झूला एक पोयम है, वहीं से इंस्पायर कर गया है। तो टॉन्स रिवर आज के मैप ऑफ द डे भारत के कॉन्टेक्स्ट में है। अब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जो मैप ऑफ द डे वर्ल्ड में है, एक टेमोर लेस्टे नाम की एक कंट्री है, जो अभी में 11th मेंबर बनी है आसियान की। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको आसियान के 11 कंट्री के नाम बताने हैं, अभी बार बताइएगा जरूर कौन कौन से हैं। तो 11th कंट्री का नाम तो आपको यहीं भी मिल गया, टेमोर लेस्टे। ठीक, तो टेमोर लेस्टे 11th मेंबर है अभी। और ऑफिशियली इसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टेमोर लेस्टे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है और ईस्टर्न एंड ऑफ द इंडोनेशियन आर्चिपिलाजो, यानी इंडोनेशिया के आर्चिपिलाजो के हम एक बार मैप में आपको दिखा देते हैं, वहां पे है ये। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये वाला हिस्सा ये है टेमोर लेस्टे, ये है इंडोनेशिया का पार्ट। जो एक बड़ा आर्चिपिलाजो क्या होता है, द्वीप जैसा होता है, छोटे छोटे जो स्कैटर्स में होते हैं। तो सबसे बड़ा आर्चिपिलाजो कौन है वर्ल्ड का, यही है, इंडोनेशिया वाला तो लैंड वाला है। तो आर्चिपिलाजो यहाँ पे ये कंट्री है टेमोर लेस्टे, ये है आर्चिपिलाजो, ये पूरा इंडोनेशियन आर्चिपिलाजो में ये टेमोर लेस्टे है। अब आगे देखिए टेमोर लेस्टे के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले ले, तो इसके लैंड एरिया कितना है, 14,774 किलोमीटर है। यह एक एक्सक्लूसिव जोन के बीच में आता है, नियरली 70,300 किलोमीटर। और तुआरो एंड जाको आर द टू मेन ऑफशोर आइलैंड, यानी दो इंपॉर्टेंट आइलैंड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो कौन से कंट्री से पूछ दिया जाएगा, तो अतुआरो और जाको। और कंट्री की कैपिटल सिटी कौन है, दिल्ली। अपनो दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, जो नॉर्थ में उसके लोकेटेड है, मुंबई स्टेट के नॉर्थ में लोकेटेड है। और हाईएस्ट पिक इसके माउंट रैमेलू है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। माउंट रैमेलू, इसकी हाइट 2963 मीटर है। और 100 रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सेंट्रल माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे। और लेवस रिवर जो है 80 किलोमीटर तक जो उसका है, और लॉन्गेस्ट रिवर है टेमोर लेस्टे की। तो टेमोर लेस्टे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लोएस्ट रिवर, LOS याद रखना है, लोएस्ट टेमोर लेस्टे लिस्टे, इसी से याद हो जाएगा। और लेक एरा लेवारो जो है, जो लोइम डिस्ट्रिक्ट में लेगा, वो नेचुरल वाटर लेक है, वो देख लीजिए नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है लतोम में। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखते रहिएगा, एक तो लेवस रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है, और लेक इरा ललारो जो है लतोम डिस्ट्रिक्ट में, वो लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। और सीजनल कोस्टल लगून्स देखें तो कोयलिस सदर्न कोस्ट में है, और कोस्ट लाइन 706 किलोमीटर का है, ये सब ध्यान रखना है। जो तेमोर सी, ओम्बाई और वाटर वेटार स्टेट्स में है। टेमोर लाइज विद इन द वलक्का डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पूछेगा कि टेमोर लेस्टे कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, तो वलक्किया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और एंडेमिक्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। रमालू रेंज इनकी जो है क्लाइमेट बैरियर है, रेनफॉल पैटर्न पे उनको इन्फ्लुएंस करता है। देखिए जो ये याद रखना है कि जो रमालू रेंज है वो एक क्लाइमेटिक बैरियर है, जो वहां पे जो रेनफॉल पैटर्न होगा उसको इन्फ्लुएंस करता होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है, जहां आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए। एक तो पहली बात, जो ऑफशोर आइलैंड है अंतवारा और जकाबे, टू मेन ऑफशोर आइलैंड है,
इसकी कैपिटल का है दिल्ली, और जो कि नॉर्थ ऑफ में जो स्टेट है ओम्बो स्टेट में है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट रमेलियो। और 100 रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। 29 मेन रिवर सिस्टम्स हैं। लोएस्ट रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है, 80 किलोमीटर की है, जो लेक इरा लियारो ललारो जो है लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट लेक है। और कोस्ट लाइन 706 किलोमीटर है। और लगून है तो कोस्टल लगून कौन कौन से है? कोयलिस, रामालिव रेंज क्लाइमेटिक बैरियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिखते चलिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको। और जब क्वेश्चन इसको और भी फ्रेम होंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए ये 10 क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट में रख लीजिए। 8 ये हो गए, 9, 8 ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 8 क्वेश्चन है। इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, एक बार में आप ले लेंगे। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैं फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 4 5 6 क्वेश्चन ऊपर है, 7 है, ये 8 है। ये 8 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, इसके आंसर को नोट डाउन करिएगा। अगली बार जब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको वहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा, एक बार अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा। चलिए, आज ये रहा करंट अफेयर का पहला वीडियो। हम इसी को हर रोज करते रहेंगे। और इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम जो डी सैप हमने नाम रखा है, डी कैप, आप डी सैप कहिए, डी कैप कहिए, उसके बेसिस पे है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम आज से स्टार्ट किया है हमने। इसको हमेशा चलाते रहेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए करंट अफेयर्स को एक अलग तरीके से याद करने का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।